अब 18 साल से नीचे उम्र वालों को भी दिया जाएगा कोरोना का टीका। पटना एम्स में शुरू हुई ट्रायल, मिल रही सफलता। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द, लेकिन असंतुष्ट दे सकते हैं ऑफलाइन परीक्षा, पीएम मोदी का फैसला। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही, टीबी के लिए लाई गई करोड़ों की दवाई एक्सपायर, जांच के आदेश। और देश के साथ बिहार में कोरोना की रफ्तार पर लगाम, बीते 24 घंटे में देश में मिले 1,32,000 से ज्यादा संक्रमित, तो बिहार में 1,174 मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना महामारी का संक्रमण अब अपनी रफ्तार धीमी कर चुका है। वहीं 18 से 44 उम्र सीमा के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत के बाद अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी टीका का कवच देने की तैयारी तेज हो चुकी है। पटना एम्स में वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। 2 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए एम्स अस्पताल में ट्रायल शुरू है। मेडिकल टीम ने बच्चों पर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को 3 बच्चों पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया जैसे आरटीपीसीआर, एंटीबॉडी परीक्षण और सामान्य जांच के बाद वैक्सीन का ट्रायल किया गया। बता दें कि 100 बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर भी अब कोरोना का कवच देने की तैयारी की जा रही है, यानी कि कोरोना का टीकाकरण की शुरुआत अब हो चुकी है। यहां पर 18 से 44 साल की उम्र के भी लोगों को टीका दिया जा रहा है। तो अब 2 से 18 जो बच्चे हैं उन्हें भी अब कोरोना का टीका दिया जा रहा है। इसके लिए पटना के एम्स में ट्रायल शुरू है। बीते दिन भी 3 बच्चों पर ट्रायल किया गया, सफलतम ट्रायल है और बच्चों पर अब वैक्सीन का ट्रायल पटना एम्स में शुरू कर दिया गया है। और यह लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने भी जानकारी दी है कि अब बच्चों पर भी, यानी कि 2 से जो 18 साल के बच्चे हैं उन पर भी अब कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले उनकी आरटीपीसीआर और एंटीबॉडी जांच की गई, उसके बाद ही उनको कोरोना का टीका दिया गया है। 3 बच्चों को अब तक कोरोना का टीका दिया जा चुका है। पटना एम्स में ट्रायल चल रहा है और बताया जा रहा है कि एक सफलतम ट्रायल है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर के साथ। निर्भय, पटना एम्स में अब 2 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए स्थिति ऋतिक, तो साफ तौर पर ट्रायल जो हुआ है, और हालांकि ट्रायल में अभी संख्या जो है वो काफ़ी कम है। मात्र 3 बच्चों ने अभी पिछले दिनों जो ट्रायल के दौरान उपस्थिति दर्ज की है और जिनको टीका दिया गया है, जिसको सफल माना जा रहा है, क्योंकि बच्चों को टीका लिए हुए लगभग 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं और ऐसे में बच्चों में किसी भी तरीके की समस्या नहीं दिखी है। जो ट्रायल की उम्मीदें हैं और जिस तरीके से एक प्रक्रिया है, दरअसल जो प्रक्रिया ये है कि जो भी बच्चे होंगे उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उसके बाद पूरी प्रक्रिया होगी जिसमें बच्चों का पहले आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, इसके साथ साथ उनका शारीरिक परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद उनको टीका दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया के तहत मात्र 3 बच्चे जो हैं वो अस्पताल पहुंचे और पिछले दिनों यानी कि मंगलवार को इसका ट्रायल हुआ और 3 बच्चों को दिए गए। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन की संख्या जो उसमें काफ़ी कमी देखी गई है, क्योंकि अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर सीएम सिंह, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बरसात का जो समय था और जिस तरीके से तूफान अभी आया, फिलहाल यास तूफान के असर के कारण जो बारिश हुई, इसके कारण जागरूकता भी काफी कम हो गई और लोगों की पहुंच जो है वो काफी कम देखने को मिली। एक सवाल, क्योंकि अगर हम देखें निर्भय, तो 18 से 44 के बीच के लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है, जो कि कई दिनों से वो भी सूबे में अभी नहीं है, वैक्सीन की कमी है इसलिए नहीं दिया जा रहा है और इधर ट्रायल चल रहा है। अगर इसको भी हम कंटिन्यू करते हैं तो ये विभाग के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होगा, सरकार के लिए चैलेंजिंग होगा कि जो 2 से 18 के भी जो बच्चों को अब हम कोरोना का टीका दे रहे हैं तो उसमें कमी ना हो, क्योंकि इधर 18 से 44 में तो कमी देखी ही जा रही है। बिल्कुल, इसके लिए हालांकि ये कमियों को लेकर के ये बाद का वक्त है। जिस तरीके से फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रायल पूरी होनी चाहिए और ट्रायल सक्षम होने चाहिए, क्योंकि अब तक तो देखा जाए जो बिहार में वैक्सीन जो दिया जा रहा है, ये वैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है और उसको दिया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया काफी लंबी होगी। अभी पहला डोज दिया गया है और जिन बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि एम्स अस्पताल ने लगभग 100 बच्चों को इसके लिए एक अंक निर्धारित किए गए हैं कि कम से कम 100 बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा और उसमें किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है तो फिर आगे उस पर बात बनेगी। अभी पहला डोज दिया गया है, इसके बाद ठीक 28 दिनों के बाद बच्चों को दूसरा डोज दिया जाएगा और उसके बाद बच्चों के जो परीक्षण है, लगातार डॉक्टरों की निगरानी में परीक्षण हो रहा है, जिसमें यह देखा जाएगा कि बच्चों के शरीर में एंटीबॉडीज बन रहे हैं कि नहीं। अगर एंटीबॉडीज बन रहे होंगे तो फिर
कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल। क्योंकि इसके लिए बजाते अस्पताल ने 3 कैटेगरीज बनाई है। पहली कैटेगरी जो है वो है 1 साल से लेकर के 6 साल के बीच में, दूसरी जो कैटेगरीज है वो 7 साल से लेकर के 12 साल के बीच में, और तीसरी कैटेगरी जो है वो 13 से लेकर के 18 साल के बीच में है। क्योंकि अभी इस पर परीक्षण की एक लंबी प्रक्रिया है, और परीक्षण जो भी होते हैं उसके लिए प्रक्रिया काफी लंबी होती है प्रोसेस वाइज। फिर उसके बाद जब ट्रायल पूरी हो जाती है तो उसे जो संस्थान है देश के जो कि अनुमति प्रदान करते हैं तो वो अनुमति प्रदान करेंगे। तो ऐसे में इस पर अभी सोचना फिलहाल कि टीका होगा या नहीं। और दूसरी बात, जो बच्चों के लिए जो टीका तैयार किया गया है, ये टीका जो है वो 18 साल के या फिर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये अलग तरीके का टीका है। भले ही उसे कोवैक्सीन नाम है, साथ ही साथ उसे भारत बायोटेक ने बनाया है, लेकिन सभी डोज के लिए जो उम्र की निर्धारित सीमाएं हैं उसके लिए अलग अलग टीके हैं। ये एक टीके सबको नहीं लग सकते हैं। तो ऐसे में अभी डोज पर फिलहाल चर्चा करने की बात नहीं है। फिलहाल चर्चा ये है कि पहले जो परीक्षण है, बिल्कुल निर्भय, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इससे पहले भी पटना एम्स में ट्रायल की शुरुआत की गई थी और प्रोत्साहन राशि देने की बात की जा रही थी। करीबन 80 बच्चों पर ट्रायल करने की बात की जा रही थी। उस वक्त भी वो शायद पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, लेकिन जो ये अब 3 बच्चों पर ट्रायल किया गया है, आगे क्या कुछ स्थिति अब बनेगी इसको लेकर? बिल्कुल ऋतिक, आपको बता दूं, दरअसल अपडेट ये है कि जो आपने बताया कि पहली बार भी ट्रायल हुआ था इससे पहले, दरअसल वही ट्रायल की प्रक्रिया है जो मंगलवार को हुई है। पहले कोई असफल नहीं हुआ है, पहली बार ही परीक्षण हो रहा है। इससे पहले जो बातें की जा रही थी और जिसमें आपने कहा कि 80 लोगों को निर्धारित करने की बात की गई थी, दरअसल वही आंकड़े को अब बढ़ा करके 100 कर दिए गए हैं। अब एम्स अस्पताल ने जो निर्धारित किया है उसमें 100 बच्चों पर ट्रायल की बात की गई, और प्रोत्साहन राशि वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, मैंने बताया पहले कि एक लंबी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत गुजरने वाले जो भी लोग होंगे उनके परिवार का पूरा डिटेल होगा, बच्चों के बारे में पूरी डिटेल होगी, और उसको बजाते एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर पैसे दिए जाएंगे। हालांकि अभी उस बात की जानकारी नहीं मिली है कि क्या जो 3 बच्चों पर ट्रायल हुआ है उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है कि नहीं, लेकिन उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एक सवाल है निर्भय कि अगर हम देखें तो अब 2 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है, पटना एम्स में ट्रायल हो रहा है, लेकिन वहां पर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन होना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि हम देखें तीसरी लहर का अब संक्रमण आने वाला है, दूसरी लहर अब समाप्त होने पर है, और उसमें भी बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है। इसलिए वैक्सीन भी दी जा रही है, लेकिन जो सेंटर है एम्स में जाकर जब बच्चे लेंगे वहां पर, तो वहां पर सब कुछ को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि बच्चे होते हैं बहुत नाजुक, उनके लिए हमें ध्यान रखना अनिवार्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना संक्रमण की जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस चाहे बच्चों के लिए हो चाहे बूढ़ों के लिए हो, संक्रमण की रफ्तार में 2 ही सबसे ज्यादा डराने वाली बातें हैं, एक बच्चे और दूसरे बुजुर्ग, क्योंकि इन दोनों को संक्रमण से बचाना ज्यादा जरूरी है, और यही इनके जो ह्यूमन सिस्टम जो होते हैं वो ज्यादा कमजोर होते हैं और नाजुक होते हैं। तो ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग की जो रक्षा करनी होती है, जो सेवा करना होता है, वो सेम प्रोसेस पर सेवा करने की जरूरत होती है। और कोरोना संक्रमण की जब तीसरी वेव की जो हम बात कर रहे हैं और लगातार जिस पर चर्चाएं हो रही हैं, ऐसे में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करना, परिवार को पालन करना होगा, उन बच्चों के लिए भी जिनको वैक्सीन दिया जा रहा है या आगे जिनको वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल चर्चाएं जो है वो है कि 18 साल से नीचे के उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन आखिर में कब तक दिया जाएगा, और इसके लिए ट्रायल की अगर प्रक्रिया हो जाती है तो किस तरीके की एक आखिरी सवाल निर्भय, अगर हम देखें तो 1-2 दिन पहले की बात ही है, और दरभंगा के डीएमसीएच में भी कोरोना से एक बच्चे की मृत्यु हुई थी 2.5 महीने की। उसके बाद से भी सरकार सजग हुई है। बिल्कुल, सजगता को लेकर के लगातार सरकार पहले से कह रही है, तैयारियां भी पहले से की जा रही है, क्योंकि लहर से यानी कि तीसरी लहर से बचने के लिए पीको वार्ड की जरूरत होती है। दरअसल ये वार्ड वो होगा जो बच्चों की रक्षा करेगा, लेकिन सरकार अपने स्तर से दावा कर रही है, लेकिन हम भी लगातार इस पर नजरें बनाए हुए हैं। अब तक ऐसी कोई अस्पताल में कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दिखी हैं जो बच्चों के लिए स्पेशल बनाई गई हो। हालांकि जब इससे पहले देश में खास करके मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण से पहले एईएस बुखार आया था, यानी कि एक चमकी बुखार नाम से जब संक्रमण आया था, तो उस वक्त एसकेएमसीएच अस्पताल मुजफ्फरपुर में पीको वार्ड बने थे, और इसके लिए बजाते जब संक्रमण की दर उस वक्त बढ़ रही थी एईएस को लेकर के, तब सरकार ने वहां पर पीको वार्ड बनाने की बात की थी। हालांकि वहां पर तैयार हुआ है कि नहीं अभी उसके लिए उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी अन्य प्रदेशों में भी अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचने के लिए, और जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि अस्पताल में
बच्चे अगर पहुंचेंगे तो उनके लिए व्यवस्था नहीं है। और पिछले दिनों जब दरभंगा अस्पताल में बच्चों की मौत हुई है और खुद वहां अस्पताल में एडमिट है पप्पू यादव, जो लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर को लेकर के भी कहा है कि कुछ बोल नहीं रहा है कोई, और बच्चों की लगातार मौत हो रही है और वो बच्चों को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सबकी तैयारियों के बीच में भी अभी भी कई अस्पतालों में पीको वार्ड नहीं है, और अगर बच्चे वहां पर पहुंचते हैं तो उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से प्रदेश के हालत है। प्रदेश में पूरे तरीके से देखा जाए तो मात्र 900 या 1000 के आसपास ही वेंटिलेटर हैं। अगर स्थितियां खराब होती हैं तो फिर ये सरकार के बस बाहर की बात हो जाएगी लोगों को बचाना। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निर्भय आपका। तो बता दें कि पटना के एम्स में 3 बच्चों पर कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल दिया गया है और इसे सफल भी बताया जा रहा है। तो बता दें कि अब पटना एम्स के अंदर 2 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना का टीका दिया जा रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए और देश के तमाम राज्यों में इसको आगे किया भी जा रहा है और बिहार में भी, यानी राजधानी पटना के भी एम्स में 2 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को 8 जून तक बढ़ाया है, जिसकी आज से शुरुआत हो गई। लेकिन राजधानी पटना की सड़कों का हाल बेहाल है। यहां प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है, जिसका जायजा लिया संवाददाता निषेध ने। बिहार में लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन हम आपको पहले तस्वीरें इनकम टैक्स चौराहे की दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देख के आपको लगेगा कि बिहार में लॉकडाउन नहीं, अनलॉक हो चुका है बिहार। लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन गाड़ियों की चेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अगर चेकिंग हो रही होती तो इन गाड़ियों को रोका जाता, लेकिन ये गाड़ियां ऐसे ही यहाँ से पास की जा रही हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिहार में लॉकडाउन तो कोरोना के संक्रमण को घटाने के लिए लगाया गया है, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये सब कुछ बयां कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए, यहाँ पे उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार सड़कों पे भीड़ देखने को मिल रही है और गाड़ियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। बिहार में लॉकडाउन पार्ट 4 की शुरुआत हो गई है, जिसमें व्यापारियों को खास करके छूट दी गई है। इसी कड़ी में अब अल्टरनेट तरीके से सूबे में दुकानें खुलेंगी। ये तस्वीरें राजधानी पटना की है जो आपको दिखाएंगे, जिसमें अल्टरनेट तरीके से दुकानें अब खुल रही हैं। पटना में बुधवार से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुल गई। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लॉकडाउन पार्ट 4 को लेकर दुकानदार। में लॉकडाउन 4 की शुरुआत आज से हो गई है। आपको बता दें कि करीब 20 से 25 दिन ऐसे हो गए जब लॉकडाउन था, पूरा बिहार लॉक था। लेकिन इस बार जो लॉकडाउन 4 है उसमें कुछ नई जो पहल की गई है सरकार की तरफ से कि जो दुकान है वो करीब सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। एसेंशियल सर्विस की सारी दुकानें रोजाना खुलेंगी, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पर अलग अलग दुकान खुलेंगे, जिसमें आज जो दुकान खुलेगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के दुकान खुलेंगे, मोबाइल स्टोर खुलेंगे, सलून खुलेगा, ऐसे और कई दुकानें हैं जो खुलेंगी। आज आप ये तस्वीरें देखें कि करीब 20-22 दिन बाद जो ये दुकान है ये खुली। आइए इनके ओनर से जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कत। बात कोरोना की कर लेते हैं। देश में कोरोना संक्रमण दर में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1,32,788 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,207 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 17,31,645 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 2,31,456 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगती दिख रही है। राज्य के कई जिलों में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कोरोना के मामले लगातार गिर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,174 नए केस सामने आए हैं। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। पटना जिले में सर्वाधिक 132 मामले देखे गए हैं। इसके अलावा 5 पूर्णिया में, 72 बेगूसराय, कटिहार में 62, मुंगेर में 57 और मुजफ्फरपुर में 56 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि राज्य के 5 जिलों में 10 से भी कम मामले सामने आए हैं। कैमूर में 1, सारण में 5, बांका में 5, जहानाबाद में 6 और औरंगाबाद में 8 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने क्लास 12वीं बोर्ड एग्जाम रद्द करने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टूडेंट्स के हित का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया गया है। सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम कैंसिल होने के बाद अब अहम सवाल यह है कि स्टूडेंट्स को मार्क्स किस आधार पर मिलेंगे और रिजल्ट कैसे बनेगा। केंद्र और सीबीएसई ने कहा है कि समय के अनुसार उचित क्राइटेरिया के तहत मार्किंग की जाएगी और रिजल्ट तैयार होगा। वहीं स्टूडेंट्स को पिछली बार की तरह परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो छात्र अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे वे बाद में एग्जाम देने का विकल्प चुन सकेंगे। बिहार में कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से तमाम कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। डॉक्टर, नर्सों से लेकर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत तमाम दूसरे अधिकारी कर्मचारी 15 जून तक छुट्टी नहीं ले पाएंगे। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर फैलने के बाद उनकी छुट्टी पर 31 मई तक रोक लगाई गई थी। अब उसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी एस पांडे ने इस संबंध में सरकार का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि छुट्टी पर पहले से ही 31 मई तक रोक लगी थी, अब 15 जून तक रोक लगी रहेगी। हालांकि महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर या दूसरे अधिकारियों ने अगर अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्राप्त की है तो उन्हें भी छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा कोई और छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। नवादा जिले के अनुमंडलीय अस्पताल के जिलाधिकारी यशपाल मीना और सिविल सर्जन अखिलेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बताया गया कि 10 जून तक हर हाल में शिशु गहन चिकित्सा इकाई को शुरू की जाए ताकि आने वाले वक्त में क्षेत्र में ग्रामीणों को शिशु गहन चिकित्सा इकाई का फायदा हो। और आगे की जो कोविड की तैयारियां हैं उस संबंध में ये विजिट किया गया। यहाँ पे सिविल सर्जन साहब भी साथ में विजिट किए और तैयारी हम लोगों की ये है कि हम लोगों का एक यहाँ पे पीटी है जो 10 बेड का है, उसको हम लोगों ने यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उनको टारगेट दिया है कि भाई 10 तारीख तक उसको फुली फंक्शनल हम लोग कर देना। उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 10 तारीख तक हम लोग पूरा करें। इसके अलावा 40 बेड का हम लोग यहाँ पे पीडियाट्रिशियन जो वार्ड रहता है, तो पीडिया वार्ड रहता है, उसको तैयार करवा रहे हैं और 10 तारीख तक यहाँ पे पीडिया वार्ड। सीतामढ़ी में पत्रकारों से दुर्व्यवहार मामले में डॉक्टर दीपक कुमार को जेल भेजा गया है। प्रेस क्लब सचिव ने एफआईआर दर्ज कर एसपी से शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई की गई। दरअसल डॉक्टर दीपक कुमार ने अपनी पत्नी डॉक्टर निराला सिंह के अपहरण की एफआईआर नगर थाना में दर्ज कराई, जबकि एसपी ने बताया कि पति पत्नी में आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद महिला डॉक्टर एक निजी होटल में रह रही थी। बता दी कि उक्त मामले को लेकर नगर थाना की पुलिस ने कई होटल में छापेमारी की। इधर सूचना मिलते ही पत्रकारों की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद दंपति डॉक्टर ने कुछ लोगों को बुलाकर पत्रकारों और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। इन सबके बीच भी शराब कारोबारी धड़ल्ले से सूबे में शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसी कड़ी में वैशाली जिले के हाजीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के भगवानपुर में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 478 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में भगवानपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक पर लदाकर रखे भारी मात्रा में शराब के साथ ट्रक और एक पिकअप वैन को जब्त किया है। फिलहाल शराब तस्करों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस लगी हुई है। वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड क्षेत्र के जारंगपुर गांव में करंट लगने से एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त गांव के निवासी चंदन कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक अपने घर के पास विद्युत प्रवाहित बिजली की तार में चपेट में आ गया, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आनंद फानन में उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पटना सिटी में पिकअप वाहन और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है, जिसके बाद पिकअप वाहन का चालक बुरी तरह फंस गया। वहीं घटना के बाद पिकअप वाहन चालक अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाता रहा, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। वहीं इस घटना के कारण यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित रहा। घटना का हम लोग ड्यूटी में थे, जाकर गाड़ी वाला लोग बताया कि सर एक पिकअप आपको कंटेनर में धक्का मार दिया है। तो आगे वहाँ से आए, ड्यूटी छोड़ के देख रहा है कि यहाँ फंसा हुआ है। उसको साबल से और एसी से करके उसको निकाले। आए फिर कोई आदमी नजर आ गया, जानवर उसको बचाने में एडमिशन बचाने में हो गया। घटना का हम लोग
लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जाकर के मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोरोना के मामले को देखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य में 10 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालातों की 1 हफ्ते बाद फिर समीक्षा होगी और आगे का निर्णय लिया जाएगा। कई जिलों को कुछ छूट भी दी गई है, लेकिन रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग और रामगढ़ को राहत से वंचित रखा गया है। यह फैसला इन जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या अधिक होने पर और संक्रमण दर अधिक होने के कारण लिया गया है। इसके साथ ही अगले 7 दिनों तक सभी कार्यालय दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। तो झारखंड में 10 जून तक के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, लेकिन इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई। आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब झारखंड में लॉकडाउन को बढ़ाकर 10 जून तक के लिए कर दिया जाए। कई ऐसी विधायक बंधु तिर्की द्वारा निरीक्षण के दौरान पता चला है यहां मलेरिया और टीबी से संबंधित दवा गोदाम में रखी गई थी, जिसकी देखभाल के अभाव में एक्सपायरी हो गई, जिसको लेकर विधायक ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने सवाल किया कि उन्होंने पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य स्तर का मलेरिया, टीबी और अन्य रोगों की दवा मंगाकर यहां गोदाम में डंप कर दिया गया है, लेकिन बांटा क्यों नहीं गया। मुझे लगता है कि 2000 के पूर्व में यहाँ पर स्टेट मलेरिया अफसर ऑफिस और स्टेट टीबी ऑफिस दोनों था। दोनों का स्टेट ड्रग स्टोर यहाँ इटकी में ही था। यहीं से पूरे स्टेट में दवा जाती थी। 2005-06 में ये स्टेट मलेरिया ऑफिस यहाँ पर आया था और उस समय से डिस्ट्रीब्यूट होती थी। ये दवा हमें लगता है कि 2008-09 का। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रिपु सूदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिपु, करोड़ों रुपए की दवाई एक्सपायर हो गई है, किसी के इलाज में इसे उपयोग में नहीं लाया गया, इतनी बड़ी लापरवाही। देखिए, जो मलेरिया विभाग है उनकी साफ बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो दवाई लोगों को जन जन तक देने की थी, बीमारियों को खत्म करने की थी, वो दवाइयाँ पड़े गोदाम में एक्सपायर कर जाती हैं। करोड़ों रुपए की दवाइयाँ हैं ये।
ये मैं आपको बता दूं कि मांडर विधायक हैं बंधु तिर्की, वो आयोगशाला रांची में WBC वार्ड का निरीक्षण करने गए थे और उसी में ये करोड़ों रुपए की दवाइयां 2008 और 2009 में आम जन तक देने के लिए आया था, लेकिन वो दवाइयां धरे के धरे एक्सपायर हो जाती है, करोड़ों रुपए की दवाइयां बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को क्या कुछ कहना है इस पे, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही है, करोड़ों की दवाइयां हैं जो अब बर्बाद हो गई, एक्सपायर हो गई। अगर इस किसी मरीज के इलाज में लिया जाता तो किसी की जान बच सकती थी। जी, वही बंधु तिर्की ने ये आरोप लगाया, पिछली सरकार पे ये खास कर आरोप लगाया है कि ये दवाइयां मंगाई गई लोगों तक देने के लिए, लेकिन उन मरीजों तक नहीं पहुंचा जिनका वो दवाइयों से इलाज हो सके। ये बड़ी एक जो कहा जाए सरकार की विफलता भी रही है। दूसरी बात मैं यह भी बता दूं कि ये करोड़ों करोड़ों की दवाइयां खरीदवाई गई, बाकी इसमें एक घोटाला का भी सुगंध आता है। तो बंधु तिर्की ने जो मांडर विधायक है, उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा स्कैंडल है कि दवाइयां सरकार के द्वारा मंगाई गई और जन तक नहीं पहुंचाई गई। बिल्कुल, घोटाला, दूसरी तरफ लाखों करोड़ रुपए की दवाइयां हैं। शुक्रिया रिपु आपका। इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो रांची में बड़ी लापरवाही देखी गई है विभाग की, जहां पर करोड़ों की दवाइयां इस तरह एक्सपायर हो गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और रांची में वेतन बढ़ोतरी और स्थायीकरण की मांग को लेकर रिम्स के वार्ड बॉय और नर्सों ने जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई नर्स के परिजनों के लिए मुआवजा और नौकरी की भी मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना का भयावह स्थिति की देखते हुए हमें आनन फानन में बहाल कर लिया गया। अब जब स्थिति सामान्य हो रही है तो प्रबंधन हमें दोहरी नजर से देख रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग को रजिस्टर में साइन करने नहीं दिया गया और बोला गया है कि एनएम लोगों को आज से ड्यूटी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिम्स प्रबंधक के द्वारा मना किया गया है। हम लोग कुल 48 वार्ड बॉय और 23 स्टाफ नर्स कोविड के लिए स्पेशल अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुआ था हम लोग का, पिछले साल अक्टूबर में। तो और जिसमें से अभी एक हमारी साथी यहाँ है भी कोरोना के ही कारण। तो बस हमारी यही मांग है कि हमारे सभी स्टाफ जो भी है सबको स्थायी किया जाए, पेमेंट में बढ़ोतरी हो और उनके परिवार को मुआवजा। साहिबगंज के रंगा थाना क्षेत्र के केदुआ बिशुनपुर गांगू टोला में बीते 22 मई को युवती के साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों में से 2 को गिरफ्तार किया है। वहीं पर हरवा एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि युवती के साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया, जिसका विरोध करने पर युवती की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस अन्य 2 लोगों की तलाश में जुटी है। अंतर्गत